हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने परंपरागत दृष्टिकोण को पढ़ा था आधुनिक राजनीति विज्ञान के, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं, ये वीडियो जो है बीए सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो वो लोग वीडियो को खास करके देखें क्योंकि उनका एग्ज़ाम अब 19 से या 21 से होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, ठीक है। पूरा वीडियो देखें और वीडियो को एक बार में आपको समझ में आ जाएगा पूरी वीडियो, ठीक है। और उसका नोट्स बना लें क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में नोट्स बनाना, खुद से नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में, ठीक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की यहाँ पर क्वेश्चन जिस इस टाइप का आता है एग्जाम में, ठीक है। उसकी परिभाषा दें और इनकी विशेषताओं की व्याख्या करें। तो सबसे पहले इसमें कहना क्या है। तो आधुनिक विद्वान जो है ऐसी सभी परिभाषाओं जो राज्य और सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान का केंद्र बताते हैं अपर्याप्त समझते हैं। मतलब ठीक है, परंपरागत राजनीति विज्ञान में क्या था, उसमें राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता था। लेकिन आधुनिक विद्वान जो है वो क्या बोलते हैं कि ये जो डिफिनेशन है वो अपर्याप्त है, वो आधुनिक दृष्टिकोण से क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो अभी जो दृष्टिकोण है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से वीडियो को आप यहाँ पर पॉज करके, ठीक है, या तो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। मैं अगर पूरी वीडियो को अगर एक साथ बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक बनकर रह गया। मतलब जो अभी का जो राजनीति विज्ञान है, पहले राजनीति विज्ञान क्या था, औपचारिक अध्ययन से भरा गया था, ठीक है। उसमें ज्ञात्मक राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, जो सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती है, ठीक है। अब देखना है आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसका श्रेय अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक को दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों राजनीति विज्ञान अगर बोला जाए कि कहाँ से राजनीति विज्ञान जो है मतलब आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ, ठीक है, उसमें व्यापक परिवर्तन कहाँ से हुए, तो वो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। वहाँ पे कैसे हुआ, तो यहाँ देखते हैं कि शिकागो विश्वविद्यालय जो है उनके आचार्य जो है वो राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। क्या बनाने का, विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राज वैज्ञानिकों के समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानव शास्त्र जैसे मानव विज्ञानों के निकट लाने का प्रयत्न किया। किसने, चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी जितने राजनीति वैज्ञानिकों ने इसका बीड़ा उठाया कि राजनीति को ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक कैसे बनाया जाए, ठीक है। अब इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, अब राजनीति विज्ञान में क्या क्या चेंजेस आए, तो तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का भी प्रयोग हुआ, ठीक है। हाँ दोस्तों, राजनीति विज्ञान जो है आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाओं के संदर्भ में इसका अध्ययन निम्नांकित रूप से किया जाता है, ठीक है। तो मतलब राजनीति विज्ञान जो है उसके आधुनिक दृष्टिकोण को हम लोग निम्नलिखित तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले जो है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ना है, आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। तो राजनीति को जो व्यवहारवादी है, आधुनिक व्यवहारवादी, वो किस तरह का अध्ययन मानते हैं तो वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, कुछ डिफिनेशन है, जैसे कैटलिन के अनुसार डिफिनेशन है, जूनिवेल के अनुसार डिफिनेशन है। तो वो सब डिफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, एक या दो डिफिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। कितना छोटा सा डिफिनेशन है कैटलिन के अनुसार कि राजनीति विज्ञान जो है वो संगठित मानव समाज से संबंधित है। अब आता बर्ट्रैंड डी जूनिवेल के शब्दों में, हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। क्या बताया कि जो हमारा विषय है मतलब राजनीतिक विज्ञान है, उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है, राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच में स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। क्या स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, तो राजनीतिक संबंध। तो राजनीतिक संबंध का अध्ययन जो होता है वो वही क्या है, राजनीतिक विज्ञान है। यहाँ पर आधुनिक दृष्टिकोण में ये बताया गया। अब आता है व्यवहारवादी विचार को कहना है कि राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या क्या आप समझें, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन और राजनीतिक संबंधों का अध्ययन और मानव समाज से संबंधित है। तीन डिफिनेशन यहाँ पर आया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, तो वो है शक्ति का अध्ययन, ठीक है। दोस्तों ये जो यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट दिख रहा होगा, ठीक है, ये बस पानी में भीग जाने की वजह से बहुत
कॉपी पुराना हो गया था, ठीक है, तो उसकी वजह से ये आपको अच्छा से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ मैं बता दे रहा हूँ, वो आपको दिख ही रहा होगा अच्छा से, ठीक है, मैं बोलता भी जा रहा हूँ इसके साथ साथ। अब आता है शक्ति का अध्ययन। इसमें क्या है, आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। चार्ल्स मेरियम, आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, आधुनिक विज्ञान के कौन कौन ये मतलब राजनीति शास्त्री है, परंपरागत विज्ञान के कौन कौन राजनीति शास्त्री है, ठीक है, तो ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो आधुनिक में क्या क्या है, चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल, जॉर्ज कैटलिन, मैक्स वेबर, मॉर्गेनथाउ आदि मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो देती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो ये सब क्या मानते हैं कि शक्ति जो है, मेन पावर जो शक्ति है, वही ऐसी बुनियादी अवधारणा जो राजनीति विज्ञान को एकजुट कर देती है, ठीक है। उसके जितने घटक हैं, मतलब जितने उसके कंटेंट्स होंगे, ठीक है, वो सबको क्या करती है, एकजुट कर देती है शक्ति के माध्यम से। लॉसवेल के अनुसार, लॉसवेल कहते हैं कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है, ठीक है। राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारी को प्रभावित करना है। राजनीति से क्या अभिप्राय है, सत्ता संघर्ष, मतलब पावर के लिए जो लड़ाई होती है, पावर प्राप्त करने के लिए, अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना, सत्ताधारी जो होते हैं, ठीक है, जो पावर में होते हैं उनको प्रभावित करना। तो राजनीति से अभिप्राय ही है क्या, पावर को कैसे प्राप्त करें और पावर को कैसे प्रभावित करें उसको, ठीक है। चलो, राजनीति की शक्ति से अपृथक्करणीय कहा है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। कैटलिन, जॉर्ज कैटलिन क्या कहते हैं, शक्ति को राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते हैं, ठीक है। अब आप तीसरा पॉइंट जो है, जो ये अभी मैं जो बता रहा हूँ, ये परिभाषा है, ठीक है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत, मतलब उसकी राजनीति विज्ञान की क्या प्रकृति रही है, क्या परिभाषा रही है, वो यहाँ पे है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है राजनीति व्यवस्था का अध्ययन क्या है। तीसरा पॉइंट, डेविड स्टर्न अथवा आमंड जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को राजनीति व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं, ठीक है। डेविड स्टर्न और आमंड क्या मानते हैं, वो ये आमंड जो है वो मानते हैं कि राजनीति शास्त्री जो है राजनीति विज्ञान को राजनीति व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य, सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक है, ठीक है। जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत बड़ा व्यापक व्यवस्था है, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ उसको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, देखिए यहाँ पर अनौपचारिक तत्व का बात किया गया है, ठीक है। तो औपचारिक तत्व तो है ही राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ, ठीक है, औपचारिक संरचना जो है उसके साथ साथ अनौपचारिक तत्वों को भी इसमें शामिल किया जाता है राजनीतिक व्यवस्था में, ठीक है। तो मतलब इसीलिए राजनीतिक विज्ञान जो है ना, जो आधुनिक दृष्टिकोण में इसीलिए व्यापक हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ औपचारिक तत्व नहीं आते, अनौपचारिक तत्व को भी शामिल कर लिया गया। अब स्टर्न ने परिभाषा दिया है, स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था का परिभाषा दिया गया, ठीक है। क्या दिया है कि किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये स्टर्न ने अपना क्या किया है, परिभाषा दिया है, ठीक है। तो ये परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि पॉइंट लिखने से कुछ पॉइंट्स हमें, देखिए पूरा का पूरा बात तो याद नहीं रहता है, हमें बात क्या याद रहता है, उसके पॉइंट्स याद रहते हैं, जैसे अनौपचारिक तत्व, औपचारिक तत्व, औपचारिक संरचनाएं, ठीक है, क्या क्या चीज़ का, राज्य, सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक। तो इस तरह कर करके हम लोग को पॉइंट वाइज याद करना है, ठीक है। एक बार रीडिंग डालने से क्या होता है, पहले पूरा रीडिंग डाल लें और खुद से पॉइंट लिखने की कोशिश करें कि पॉइंट हम लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। पर आपको वो याद हो जाएगा, आप एक दो बार रीडिंग डालिएगा, आपको याद हो जाएगा। बस आप यहाँ ये इस तरह यहाँ पे नोट्स बनाते चले जाएँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आता है चौथा पॉइंट, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, ठीक है। इसमें क्या है कि कतिपय आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण अथवा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं। क्या क्या, निर्णय निर्माण का और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं, ठीक है। यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है, तो राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है। देखिए कितने तोड़ मोड़ों के बात कहा गया है। क्या कहा गया, अगर राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, ठीक है, और सरकार का मुख्य कार्य क्या होता है, निर्णय निर्माण करना, तो राजनीति विज्ञान को भी निर्णय निर्माण का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है। विगत कुछ वर्षों से राजनीति विज्ञान में निर्णय निर्माण का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, ठीक है। इसमें हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं क्या है, ठीक है। वो क्या क्या विशेषताएं, ये क्यों अलग है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से, उनकी विशेषता क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, ठीक है। तो वो सब चीज़ बात यही उनकी विशेषताएं बतलाती है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट है वैज्ञानिकता, ठीक है।
कुल शायद 6 से 7 पॉइंट होंगे। उसी पे फिर क्या होगा, आधुनिक राजनीति विज्ञान का ये जो आधुनिक दृष्टिकोण है, ठीक है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वैज्ञानिकता में क्या कहा गया। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के राजनीति शास्त्री का काम जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान में, वो राजनीति को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाना। वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिक की कसौटी पर कसकर उसकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या क्या तकनीक यूज करते हैं, प्राकृतिक विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इन सभी के विज्ञान के अध्ययन की जो नई नई तकनीक है उसको लेकर राजनीति विज्ञान में उसको समाविष्ट कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। अब आता है व्यवहारवादी ने शोधकर्ताओं को अपनी शोध, यहाँ पर शोध लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये शोध लिखा हुआ है। शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से बहुचर विश्लेषण, प्रतिवर्ष सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के माध्यम का सुझाव दिया है, ठीक है। मतलब व्यवहारवादी क्या चाहते हैं, वो राजनीति को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, तो वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए क्या क्या रूप देते हैं, गणितीय प्रतिरूप देते हैं, अनुरूपण देते हैं, ठीक है। इस तरह का उपकरण का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो है पॉइंट है वो मूल्य मुक्त अध्ययन है, ठीक है। ये सब आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है, इसकी प्रकृति है। तो सबसे दूसरा पॉइंट क्या है, मूल्य मुक्त अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है। मतलब हम परंपरागत राजनीति विज्ञान में सिर्फ मूल्यों की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर मूल्य मुक्त अध्ययन का बात हो रहा है, ठीक है। राजनीति विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता हो गई, न्याय, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देता। मतलब आधुनिक राजनीति विज्ञान में आपको याद रखना है कि नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि कोई स्थान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया। मतलब ये क्या होता है, वास्तविकता को देखता है। ये कोई चली चलाई बात पे, मतलब व्यवहार क्या बोल सकते हैं, रूढ़िवादी पे नहीं चलता है कि ये समय से चलता आ रहा है, नहीं। ये वैज्ञानिकता का अध्ययन करता है, तथ्य को परखता है कि हाँ वो सही है या नहीं है। इसीलिए क्या कहा गया, इसको मूल्य मुक्त अध्ययन कहा गया है। अब कहा गया है तीसरा पॉइंट जो है अंत अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल। इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो कहा गया है आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्ति अंत अनुशासनात्मक अध्ययनों पर जोर देने की है। तो इसमें क्या कहा गया वो देखते हैं। आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों में से बहुत कुछ लिया है, ठीक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने कहाँ से लिया, इसका क्षेत्र जो है ना सिर्फ एक विषय से नहीं है, राजनीति शास्त्र से नहीं है। कहाँ से इसने अपना समाज विज्ञान से, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र से क्या किया, बहुत कुछ लिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे ये राजनीति समाजशास्त्र और राजनीति मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। मतलब इसका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि अब ये जो है ना वो राजनीति समाजशास्त्र जैसा हो गया। मतलब क्या, समाजशास्त्र को क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी, ठीक है, समाजशास्त्र, और राजनीति मनोविज्ञान जैसा प्रतीत हो गया है, ठीक है। अब जो पॉइंट आता है वो ध्यान देना है, वो है चौथा पॉइंट, वो है पूर्णतया नई राजनीतिक शब्दावली का विकास। नई राजनीतिक शब्दावली का विकास होता है, ठीक है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक पूर्णतया नई राजनीतिक शब्दावली एवं अवधारणाओं का प्रयोग करने लगे हैं। मतलब क्या क्या, नई शब्दावली का प्रयोग करने लगे, नई अवधारणा का प्रयोग करने लगे। अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकरण, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक समाजीकरण जैसी नई अवधारणाओं को परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा है। इन अवधारणाओं को स्पष्ट और निश्चित अर्थ होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, बस ये पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। क्या किया कि अब इसका क्षेत्र में क्या क्या चीज़ आ गया, राजनीतिक विकास आ गया, राजनीतिक आधुनिकरण आ गया, राजनीतिक संस्कृति आ गई, राजनीतिक समाजीकरण आ गया, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट है ये सब आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो बस यही सब याद रखना है। अब चलिए ये मतलब सेकेंड लास्ट पॉइंट है, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब आते हैं वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा आधुनिक राजनीति शास्त्री सामान्यीकरण, व्याख्या एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आधुनिक राजनीति शास्त्री जो है ना वो कोई भी तथ्य को मूल्य पे तो नहीं देखते, वे क्या देखते हैं, सबसे पहले उसको सामान्यीकरण करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसको डिस्क्राइब करके देखते हैं, व्याख्या करते हैं उसके, और एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। और क्या करते हैं, उसके बाद उस चीज़ को जानकर परख कर उस पर क्या करते हैं, सिद्धांत निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। अब जो अगर कोई सिद्धांत बनता है, ठीक है, कोई भी सिद्धांत बनता है तो वो क्या है, बहुत शोध करने पर बनता है, शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। क्या है, शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है।
मतलब सब एक ही बात कहा गया। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है, ठीक है। इसी आधार पर यह राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के संबंध में खोज करते रहते हैं, इसी आधार पर, ठीक है। अब एवं उनका विश्लेषण करते हैं। अब जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययनों पर बल देते हैं, ठीक है। किस पे बल देते हैं? व्यवहार परक और यथार्थवादी अध्ययनों पर बल देते हैं। कौन? आधुनिक राजनीति शास्त्री। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो है यथार्थवादी और तथ्यपरक अध्ययनों पर बल देते हैं। मतलब यथार्थ मतलब क्या होता है? यथार्थ मतलब होता है जो वास्तव होता है, ठीक है, मतलब जो ट्रू होता है, सही होता है, उस पे बल देते हैं। ब्राइस के अनुसार अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में उनका उद्देश्य क्या था? अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना जैसे वे है, ठीक है। तो ब्राइस ने अपनी पुस्तक में जो अमेरिका को वैसा ही चित्रित करना चाहा जैसा कि वे है, मतलब उसके यथार्थ को चित्रण करना चाहा, ठीक है। इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इस प्रकार व्यक्त किया। क्या व्यक्त किया कि सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य तथ्य तथ्य। मतलब उसका मेन लाइन क्या था? सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य तथ्य और तथ्य, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या है? जो रियल फैक्ट है, फैक्ट फैक्ट फैक्ट, बस वही इसमें क्या है? आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्या है? एक पॉइंट है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट क्या है? वो है फैक्ट 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 और तथ्य तथ्य तथ्य, ठीक है। और ये आता है, क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यू में आ सकता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी किसकी रचना है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा मॉडर्न डेमोक्रेसी किसकी रचना है? ब्राइस की रचना है, ठीक है। ब्राइस की रचना है मॉडर्न डेमोक्रेसी, ठीक है। और अगर आ गया अमेरिकन कॉमनवेल्थ किसकी रचना है? तो वो क्या है? ब्राइस की रचना है। अब यहाँ हम देखते हैं, अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज प्रारंभ कर दी कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित है, शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और शासक वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, ठीक है। इस बात पे आधारित हो गया। मतलब अब राजनीति विज्ञान है ना, वो सिर्फ तथ्यों का ज्ञान नहीं लेता, मतलब तथ्यों को नहीं परखता, अब और भी चीज़ उसका व्यापक क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? संविधान का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, वो ये देखता है कि समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत कहाँ पे है। अगर हम लोग का समाज में शक्ति का वास्तविक स्रोत कहाँ पे है, ठीक है, तो कुछ एक जो पावरफुल जहाँ पर व्यवस्था होगी वहाँ पे होता है, ठीक है। केंद्र में कहाँ पर स्थित है शक्ति का स्रोत? शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं अपना, अगर मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर लोग जो है, जिनके पास शक्तियाँ प्राप्त है, वो लोग अपना शक्ति का प्रयोग अच्छा से कर रहा है कि नहीं, किस रूप में कर रहा है, वो सब चीज़ बात यहाँ पर आ गया। इस सब का अध्ययन भी इसमें होने लगा है। पूर्व अध्ययन कानूनी एवं संस्थागत, अब उसका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं के समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया। पहले का अध्ययन क्या था? कानूनी था और संस्थागत था, ठीक है। लेकिन अब क्या है? अब उसका स्थान ले लिया राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया और राजनीतिक दल, दबाव गुट और मतदान व्यवहार आदि ने संबंधित व्यापक अध्ययन किए जाने लगे। अगर राजनीतिक दल जब नई नई चीज़ें आई, दबाव गुट आया, तो इससे क्या हो गया ना, शासन पे हम लोग जोर दे सकते हैं, शासन को हम पूछ सकते हैं कि आपको शासन कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, ठीक है। दल आ गए, दबाव समूह आ गए, मतदान व्यवहार आ गया, ठीक है। तो ये सब का अध्ययन अब राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में किया जाने लगा है। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा है, ठीक है। तो कुल मिला के हमने कितने पॉइंट पढ़े? बहुत सारे पॉइंट पढ़े, जिसमें कुछ पॉइंट आ गए, जैसे राजनीतिक व्यवहार आ गया, राजनीतिक संस्था आ गई, ठीक है, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक गुट आ गया, यथार्थवादी आ गया, ठीक है। तो ये सब पॉइंट जितने हैं, ठीक है, मतलब मूल्य की जगह, मूल्य और नैतिकता के जगह पे तथ्यों का अध्ययन किया जाने लगा, ठीक है। तो ये सब जितने पॉइंट है वो राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियो, सारी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग बस वीडियो पे बने रहें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।